जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है इकोनॉमिक्स मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था। और आज का हमारा एक्सरसाइज है 7वां कृषि। इससे पहले के एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न यह अपना, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में इंडल्ज है? तो वह है 52.7%। यूँ कह सकते हैं 53% भूमि जो है टोटल भूमि का कृषि कार्यों में संलग्न है। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में इंडल्ज है? कितनी आबादी कृषि कार्यों में है? तो 49%, 48.9%, मतलब 49%। ऑप्शन होगा ए। वर्तमान में भारत में जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? काफ़ी कम है, 13.9%। 15 से कम पे टिक करना। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 15.2 भी मिलेगा, और अगर 13 ना हो तो उस पर टिक कर लेना। तो 13 से लेकर 15 के बीच में जो ऑप्शन हो उस पर टिक कर लेना। कृषि क्षेत्रों में कितना योगदान है? 13.9%। 1950-51 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र में कितना योगदान था? मतलब 1951 की बात की जा रही है। उस टाइम में जीडीपी में, मतलब जीडीपी में कृषि का योगदान कितना था? 55%। 55%। एक प्रश्न और आता है कि कृषि क्षेत्र में जीडीपी का कम होना देश को क्या रिप्रेजेंट करता है? मतलब देश क्या है? विकसित की तरफ बढ़ रहा है, विकासशील हो रहा है। समझ लो, फिर से समझो। जीडीपी में कृषि का योगदान जितना कम होगा, मतलब देश की तरक्की क्या हो रहा है? उतना बढ़ रहा है। भारत में कृषि क्षेत्र में जीडीपी का कितना प्रतिशत कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? काफ़ी कम है, 0.3%। 0.3% हम कृषि शोध पे खर्च करते हैं जीडीपी का। देश में होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? 12.1%। 12.1%। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कितने हैं? यह 170.6 मिलियन हेक्टेयर। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1970 में। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1970। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से किसकी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता तक वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? वह 1 हेक्टेयर तक। 1 हेक्टेयर तक जमीन जिसके पास होगा उसको सीमांत किसान में इंडल्ज किया जाता है। भारत में कितना प्रतिशत जोते 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है, मतलब कितना खेत जो है वो 1 हेक्टेयर से छोटा है? तो वह है आपका 65%। 65%, मतलब ओनली 35% क्या है? सीमांत किसान है, और रेस्ट क्या है? छोटे किसान है। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर कितना रह गया है? 1.55 हेक्टेयर। यह औसत, मतलब औसत किसान के पास कितना है? 1.55 हेक्टेयर। किस समिति में कृषि जोत कर लगाने की संस्तुति की गई थी? ये किया गया था राज्य समिति। राज्य समिति का संबंध किसमें है? कृषि जोत पर कर लगाने से। राज्य समिति का संबंध किससे है? कृषि जोत पर कर लगाने से। भारत में जोतों का औसत आकार घटने का कारण क्या है? तो उसके लिए एट फर्स्ट तो उत्तराधिकार का नियम। उत्तराधिकार का नियम मतलब किसी पिता के पास 2 लड़के हैं, तो अगर मान लो इसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो 1 एकड़ क्या होगा? 2 पार्ट में बट जाएगा, फिर उसके होगा। तो ये उत्तराधिकार का नियम यहाँ पे हार्म करता है। और दूसरा है भूस्वामित्व की ललक। भूस्वामित्व की ललक, तो ये दोनों रीज़न है जिससे औसत क्या हो रहा है? घट रहा है। आंसर बनेगा यहाँ पे सी। 1 और 4 सही है। भारत में कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? भारत में कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 33%, 1/3, 1/3। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? नहर। नहर सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है 47.7% भूमि पर।
7 भूमि प्रतिशत पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करता है? पूर्णतः वर्षा पर है रेस्ट 52%, मतलब 48%, 100 से घटा दो तो 52.3% क्या हो जाएगा, वर्षा पर निर्भर है, और 47.7 मतलब 48% सिंचाई पर निर्भर है। भारत में कुल कृषि क्षेत्र 181.88 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई उपलब्ध है? कृत्रिम सिंचाई मतलब नहरों से सिंचाई उपलब्ध है। आंसर क्या बन जाएगा? 36%। 36%। भारत में कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित होता है? नहरों द्वारा सिंचित होता है 36%। यह है सिंचित भूमि का, ठीक ना, और वो था टोटल भूमि का। तो सिंचित भूमि का 36% क्या करते हैं हम? नहर से सिंचाई करते हैं। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? तो कुआं और नलकूप। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है? कुआं और नलकूप। भारत में सिंचाई के स्रोतों का बृहत, मध्यम और लघु श्रेणियों को वर्गीकृत किया जाता है। बृहत सिंचाई परियोजना का निर्धारण का आकार क्या है? तो कम से कम 10 या 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती है। कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र का सिंचाई करेगा, वो आएगा बृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। बृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत लघु सिंचाई योजना में या लघु सिंचाई योजना का कृषि का मानक्षेत्र कितने हेक्टेयर तक आता है? लघु सिंचाई योजना का कितने हेक्टेयर तक आता होगा? 2000 और 10,000 किसका था? बृहत सिंचाई का। भूमिगत जल की सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किसका किया जाता है? लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना, क्योंकि वही क्या है, हमारे देश में अधिक है। सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत में कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? तो 144 मिलियन हेक्टेयर। 114 मिलियन हेक्टेयर। 114 मिलियन हेक्टेयर। आंसर बनेगा बी। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य क्या है? भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम रखना। आंसर बनेगा डी है इसका। 26वां प्रश्न है, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम मतलब CADP के अंतर्गत इसमें से क्या शामिल नहीं है? तो कोई शामिल नहीं है इसमें से, मतलब आंसर है यहाँ पे डी। नहरों से जल के वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण, अच्छा ये सब है नहीं तो पढ़ना नहीं है हमको, बस याद रखो CADP का संबंध किससे है? तो ये भारत की सिंचाई साधनों की क्षमता और उसके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम रखना, ये इसका काम है CADP का, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका आंसर डी है कि इनमें से कोई नहीं, मतलब ये कोई उसके अंतर्गत नहीं आता। आगे प्रश्न पे आते हैं 127 नंबर पर। भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है, इसमें से कौन से कारण असत्य हैं? तो असत्य कारण भी यहाँ पे क्या है? सारा है, मतलब क्या सब है? सिंचाई परियोजना समय पर पूर्ण नहीं हो पाता है, जल के वितरण हेतु नलिकाओं के निर्माण एवं भूमि पर समतलीकरण का पूर्ण नहीं होना, कृषक सिंचाई सुविधाओं का सदुपयोग के प्रति जागरूक नहीं होना, और अधिकांशतः आवश्यकता के समय जल नहीं उपलब्ध होता है। तो ये सारे रीजन क्या है कि सिंचाई का सही तरीके से यूज नहीं हो पाता है। आंसर यहाँ पे डी है, चारों सही। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की थी? आधुनिक भारत के मंदिर का उपमा प्रदान किया था विशालकाय नदी घाटी परियोजना को। विशालकाय नदी घाटी परियोजना को। कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजना को बृहत सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो अभी पढ़े थे 10,000 हेक्टेयर से अधिक। 10,000 हेक्टेयर से अधिक। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून करता है केरल में। केरल में। आंसर है डी। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? हरित क्रांति किस क्षेत्र में सबसे अधिक अपना योगदान दिया? तो गेहूं और चावल में। गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक गेहूं पर पड़ा था। गेहूं। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हुआ? कुल खाद्यान्न में मोटा अनाज और दलहन का क्या हो गया? कम हुआ, जबकि गेहूं और चावल क्या हुआ? काफ़ी वृद्धि हुआ।
हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन क्या हुआ? काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। 1 मिनट। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन क्या हुआ? तेज़ी से बढ़ा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, गेहूं और चावल क्या हुआ? तेज़ी से बढ़ा। आंसर यहाँ पे बुक में ये दिया गया, जबकि ये गलत है। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन के उत्पादन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो मोटा अनाज और दलहन क्या हुआ? कम हुआ। मोटा अनाज और दलहन क्या हुआ? घटा। आंसर बनेगा बी। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1966 में। 1966। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल पे देखने को मिला? दलहन पर। दलहन और मोटे अनाज पर मेनली। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ? तो मोटे अनाज के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि, ऐसा नहीं हुआ। जबकि क्या सब हुआ? तो भारत के विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि हुई, भारत में अमीर और निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि हुई, खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति की उपलब्धता में वृद्धि हुई। ये तीनों कारण हुए हरित क्रांति के बाद, जबकि ये नहीं हुआ। मोटे अनाज और दलहन तो कम हो गया। वर्ष 1966 में भारतीय कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी? तो वो था HYVP। HYVP। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा? भारतीय कृषि में उनका योगदान था कि उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई थी। कौन है? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। नाम नहीं भूलना है, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने हाइब्रिड किस्म का जो सीड होता है उसको मतलब बनाया या बनाने का तरीका बताया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? आसान सा प्रश्न है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। आंसर है सी। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक हैं विलियम गॉड। विलियम गॉड। गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया था 60 से 61, 1960-61 में। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया? गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम ये कब प्रारंभ किया गया? 1964-65 में। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, ये ग्राम लेवल का था। तो ये ग्राम लेवल का बाद में किया गया 3 साल बाद 64-65 में, और ये 60-61 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? 66-67 में। 1966-67 में। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? 1975। 1975। ये दूध से संबंधित था। देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया? मतलब ऑपरेशन फ्लड जिस टाइम आया होगा उसी टाइम ये क्या होगा? चलाया गया होगा। तो आंसर क्या बनेगा? 64-65। 64-65 में, मतलब ये पहले लाया गया था। इस दोनों प्रश्न को फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक ना। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1975 में। 1975 में, जिस टाइम में ग्रामीण विकास का भी स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1964-65 से। 1964-65। भारत में दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा क्रमशः लगाना है आपको। तो भैंस का हिस्सा है 50%, 46% गाय का और 4% बकरी का। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? डॉक्टर वी कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन को। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एक बार रेलवे में पूछ लिया था, पिछली बार की बात की जा रही है 2019 में, कि इसमें से गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, गरीबों का गाय कौन होता है? बकरी। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता है 375 ग्राम। 374 ग्राम। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता किस देश मतलब किस राज्य में है? तो है पंजाब में। पंजाब। ऑप्शन नंबर बी। पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? तो 800 ग्राम। 800 ग्राम। 800 ग्राम।
नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मत्स्य पालन में विश्व में तीसरा स्थान है, तीसरे स्थान पे। आंसर है सी। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? एशियाई उत्पादक में भारत का स्थान तीसरा ही है, तीसरा ही है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। हमसे आगे जापान और चीन है। आगे प्रश्न है हमारा, एशियाई मत्स्य उत्पादन देशों में प्रथम स्थान पे कौन सा है? प्रथम स्थान पे है चीन। आंसर होगा सी। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजनीकरण, मतलब यूरिया जिसको कहते हैं, नाइट्रोजनी यूरिया। किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर करता है? मतलब हम दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं, आयात करते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? पोटासियम। आंसर क्या बनेगा? सी। पोटासियम का फार्मूला के होता है, ठीक ना, पोटासियम का के। अच्छा, नाइट्रोजन का फार्मूला, मतलब यूरिया का फार्मूला N, थोड़ा हार्ड है पर याद रख लो, NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला है, जिस नाइट्रोजनीकरण वो जो खाद है, उर्वरक। आगे प्रश्न है, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा? उर्वरक के उपयोग के दृष्टिकोण से तीसरा स्थान पे है, तीसरा। विश्व में उर्वरक का सर्वाधिक प्रयोग कौन से देश में किया जाता है? चीन में, चीन, ऑप्शन नंबर बी। आलू उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? आलू उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे। आंसर है बी। भारत में या भारत की मिट्टी दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग पर अधिक आवश्यकता बनाती है। ये दो तत्व कौन कौन से हैं? तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी है हमारे देश की मिट्टी में, इसीलिए ये खाद हम लोग अधिक यूज कर रहे हैं। आंसर है बी। पर सबसे अधिक किसका होता है? नाइट्रोजन का यूज करते हैं हम लोग। भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण क्या है? भारत में उर्वरक का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण कौन सा है? तो इनमें से सभी, मतलब कृषकों की निर्धनता, अपर्याप्त और अनियमित जलापूर्ति और कृषकों की अज्ञानता। यहाँ पे जब खेती होती है तो सीड जो होता है, बीज, वो भी काफ़ी अधिक मात्रा में डाला जाता है और मतलब कोई पता ही नहीं है कितना कहाँ पे क्या डालेंगे, तो उसके कारण क्या होता है? उपभोग बहुत कम होता है। देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाया है? तो उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देगा, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उसका आयात करना, उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। ये तीनों कथन यहाँ पे क्या है? सही है। आंसर बनेगा अपना डी, उपरोक्त सभी सही है। इस वीडियो में 70 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। टोटल इस एक्सरसाइज में 230 के आसपास प्रश्न है, तो 3 वीडियो में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, उर्वरक के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य जो उर्वरक का काफ़ी अधिक यूज़ करते हैं? तो पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? 141 kg, 141 kg प्रति हेक्टेयर, 141 kg प्रति हेक्टेयर। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान। रिपीटेड प्रश्न हो गया। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों में अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा खाद्य उत्पादन को पूरा करता है? भारत में नाइट्रोजनी का हम लोग सबसे अधिक यूज़ करते हैं, तो कितना हम मतलब इंडिया में ही कंप्लीट कर लेते हैं? तो 96%। ओनली 6% क्या करते हैं? हम आयात करते हैं, जबकि फॉस्फोरस का और पोटास का क्या करते हैं? काफ़ी अधिक आयात करते हैं। आगे प्रश्न है 69, भारत फॉस्फेटिक उर्वरक की कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन में पूरा कर लेते हैं? तो 82%। 82%। सबसे अधिक हम नाइट्रोजन का पूरा करते हैं, 94%। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में विभिन्न किस्म जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटासियम NPK का उपयोग एक संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। इसका मानक अनुपात कितना है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आंसर क्या बनेगा? 4:2:1। सबसे अधिक नाइट्रोजन, उसका आधा फॉस्फोरस और उसका आधा क्या है? पोटेशियम। सबसे अधिक नाइट्रोजन, उसका आधा फॉस्फेटिक और उसका आधा पोटासियम, ठीक ना। आंसर बनेगा डी। वर्तमान में भारत में नाइट्रोजनी, फॉस्फोरस और पोटासियम उर्वरक की खपत का अनुपात रियल में कितना है? तो वह 6.7, 2.4 और 1, मतलब ये 7 रख लो,
ये रख लो 2 और ये रख लो 1, ठीक है ना। मतलब पोटासियम और इसका फॉस्फेटिक का तो सही है, नाइट्रोजन हम क्या करते हैं काफ़ी अधिक डालते हैं। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा होता है? सबसे अधिक कॉफ़ी मतलब भारत में किस राज्य में होता है? तो वह है कर्नाटक में, कर्नाटक। आंसर बनेगा डी। इसको हम यहीं एंड करते हैं, 72 प्रश्न हो गए इस एक्सरसाइज के। सेशन अगर अच्छा लगा हो, कुछ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस था इसीलिए थोड़ा हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, पर सेशन अगर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने का मौका मिला हो, जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। पसंद ना आया हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।